नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। आज के लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे ऑल द न्यू अपॉइंटमेंट्स ऑफ 2022 एंड 2023 अर्थात 2022-23 की जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं या अपॉइंटमेंट हुए हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आप कोई भी एग्जाम दे लीजिए, ईपीएफओ ही जरूरी नहीं है, लेकिन स्पेशल ईपीएफओ के लिए है। बाकी कोई भी एग्जाम आप दे लीजिए, गवर्नमेंट एग्जाम जिसके अंदर करंट अफेयर से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन लिखे हुए हैं, तो वहां से क्वेश्चन आना लाजमी है, राइट। जो भी हमारी संस्थाएं हैं वर्तमान के अंदर, चाहे वे फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाना लाजमी है। तो मेरे पास यहाँ कम से कम भी 125 के नियर अबाउट स्लाइड्स हैं। क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन मेरी मेहनत आपको क्लास के अंदर नजर आएगी। दूसरी बात, क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। तीसरी बात, पीडीएफ के लिए आपको टेंशन लेने की कतई जरूरत नहीं है, पूरी क्लास देखना एक बार और पीडीएफ ले लेना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, राइट। तो ये है। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे G20 के शेरपा के बारे में। देखिए, G20 की अगर हम बात करते हैं, एक इंटरनेशनल या फिर इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1999 के अंदर की गई थी, आपको पता होगा। इसके अंदर 20 देश शामिल होते हैं, प्लस में एक संगठन है दैट इज द यूरोपियन यूनियन, राइट। तो इस प्रकार से G20 का गठन होता है। 2022 की अगर आप बात करोगे तो बाली इंडोनेशिया के अंदर इसकी बैठक हुई थी, इंडोनेशिया में। और अगर आप बात करोगे 2023 के अंदर, इंडिया इसका होस्ट रहा है। इंडिया में ये मीटिंग्स हुई 30 मार्च से लेकर 2 अप्रैल 2023 तक, ठीक है। मीटिंग्स ये हमारी हेल्ड की गई थी इंडिया के अंदर। अगर 2024 की अगर आप बात करोगे तो ब्राजील इसका होस्ट रहने वाला है। ये भी याद रख लेना करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंस व्यू से, ठीक है, राइट। अब अगर हम बात करते हैं अमिताभ कांत की, तो ये वर्तमान में G20 के शेरपा रहे हैं। अब अमिताभ कांत की अगर हम बात करें तो पूर्व में एक आईएएस अधिकारी थे। आईएएस अधिकारी के साथ साथ नीति आयोग के सेकंड सीईओ रह चुके हैं, सेकंड नंबर के सीईओ ऑफ नीति आयोग, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर जो मैं आपको बताता चलूं, वो आप क्या करना है, नोट्स कर लेना। नोट नहीं करोगे तो आपको पीडीएफ में भी मिल जाएंगे, बाकी एज इट इज। कोशिश करूंगा थोड़ा सा और राइटिंग को अच्छे से लिखने की। बाकी एक बार आप सुन लेना वीडियो को, आपको याद रह जाएंगी चीजें, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हमको इस क्वेश्चन से मिलनी चाहिए कम से कम। तो ये थे अपने नीति आयोग के शेरपा, दैट इज दी अमिताभ कांत। और बाकी अगर कोई और अच्छी जानकारी इनके बारे में आपको लगे तो आप वहां से ले सकते हो, राइट। नाउ सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वर्तमान में अगर हम बात करते हैं 2023 में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटरमनी जी को बनाया गया है। ये सीनियर एडवोकेट रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ही वॉज द सीनियर एडवोकेट इन दिस सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीनियर एडवोकेट थे, और इन्हीं की जो काबिलियत को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने इनको अपॉइंट किया, आर वेंकट रमनी को, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में आगे पूरी फुल डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इनके बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी जो हाल ही के अंदर चर्चा में रही थी, दिस सुप्रीम कोर्ट, दी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर, प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर। तो अगर पूछे आपसे कभी जिंदगी में कि भाई दी सुप्रीम कोर्ट पुस्तक किसकी है, तो आपने बताना आर वेंकटरमनी की, जो हमारे सीनियर एडवोकेट रह चुके हैं, साथ ही साथ वर्तमान में अटॉर्नी जनरल हैं, ठीक है। एजी की अगर हम बात करते हैं, एजी एक ऐसी पोस्ट है जो कि लीगल एडवाइजर होता है टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और या फिर हम कह सकते हैं कि भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है, जिसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं उसकी नियुक्ति की जाती है अंडर द आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 76 नंबर का आर्टिकल इसकी बात करता है। इसके कार्यकाल की बात अगर हम करते हैं तो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, दैट इज राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ये वाले व्यक्ति कार्य करते हैं। इनका कोई भी टर्नओवर फिक्स नहीं है, राइट। अगर आपसे पूछे प्रथम व्यक्ति कौन थे जो हमारे एजी थे, दैट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एमसी सीतलवाड़ प्रथम हुआ करते थे, जिसकी स्थापना या फॉर्मेशन की गई थी 28 जनवरी 1950 को, ठीक है। इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से आपको पता होनी चाहिए। राइट नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट। इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट इज आईएनसी के चेयरमैन कौन बने हैं, या फिर प्रेसिडेंट की आप बात कर सकते हो, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बनाया गया है। ये वाले व्यक्ति हो जाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। हालांकि आपको सच्चाई पता है, वर्तमान में चेयरमैन भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे हों, लेकिन चलती किसकी है ना। तो वो सब चीजें चलो पॉलिटिकल बातें हैं, लेकिन हमको याद रखना, मल्लिकार्जुन खड़गे को अगर हम बात करें 24 सालों के बाद,
किसी नॉन गांधी फिर नेहरू फैमिली से हटके किसी व्यक्ति को अगर बनाया गया है तो वो हो जाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। कर्नाटक से ये राज्यसभा के मेंबर हैं। ठीक है, कर्नाटक से राज्यसभा के मेंबर आते हैं और राज्यसभा के अंदर भी अगर हम बात करें लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट पर हैं। ही इज द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द राज्यसभा, राइट। तो मल्लिकार्जुन खड़गे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं, आईएनसी की स्थापना आपको पता 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना की गई थी। ए ओ ह्यूम, एलन ऑक्टिवियन ह्यूम के द्वारा की गई थी। और प्रथम प्रेसिडेंट की अगर आप बात करोगे तो डब्ल्यू सी बनर्जी इसके प्रथम प्रेसिडेंट थे और वर्तमान में कौन हो जाएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे। हाथ का इनका निशान है, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है अपने पास सेबी के चेयरपर्सन या फिर चेयरमैन कौन बने हैं। देखिए सेबी की अगर हम बात करते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो प्रथम भारतीय महिला या फिर इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष बनाई गई है माधवीपुरी बुच को। ये महिला प्रथम भी हैं और एक प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो किसी नॉन आईएएस अधिकारी, देखिए इससे पहले क्या होता था, सेबी के जो भी अध्यक्ष होते थे वो कोई ना कोई आईएएस अधिकारी हुआ करते थे। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये प्रथम भारतीय महिला भी हैं और प्रथम नॉन आईएएस अधिकारी भी हैं जिनको सेबी का चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, सेबी दैट इज द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एक रेगुलेटरी बॉडी है जो किसको रेगुलेट करती है, हमारे शेयर मार्केट को रेगुलेट करने का काम करती है, राइट। जो भी सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज है मार्केट को, जैसे कि शेयर मार्केट, उसको रेगुलेट करने का काम करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी 12 अप्रैल 1988 को। लेकिन उस टाइम पे इसके पास कोई भी एग्जीक्यूटिव या फिर हम कह सकते हैं स्टेटूटरी पावर इसके पास नहीं थी। एक एग्जीक्यूटिव बॉडी के रूप में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन आपको पता है हर्षद मेहता वाला स्कैम होने के बाद 1992 में 30 जनवरी 1992 को एक एक्ट पास किया गया पार्लियामेंट में और उसको कहते हैं सेबी एक्ट 1992। उसके तहत सेबी को हमने क्या कर दिया, स्टेटूटरी पावर देके एक मतलब इसको स्थापित कर दिया, राइट। तो एक्ट के तहत इसकी स्थापना कर दी गई और भी इसकी पावर्स को हमने बढ़ा दिया। तो सेबी के बारे में इतनी सारी बातें याद रखना है। हेडक्वार्टर कई बार पूछ लेता है तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर होने वाला है। ठीक है, सेबी दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। राइट नाउ हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट आई एम श्योर कि आप सबको पता होगा, जगदीप धनखड़ जी की अगर हम बात करें तो वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट है हमारे जगदीप धनखड़। चलो सबसे पहले हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे जगदीप धनखड़ के बारे में। बेसिकली ये आते हैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, झुंझुनू आपको पता है राजस्थान के अंदर पड़ता है, झुंझुनू राजस्थान से आते हैं। अच्छा, ये भी आप अगर हम बात करते हैं तो लोकसभा के भी मेंबर रह चुके हैं 1989 से लेकर 1991, 1991 राइट, 1989 से लेकर 1991 में लोकसभा के मेंबर रहे हैं। उस टाइम पे आपको पता चंद्रशेखर जी की सरकार हुआ करती थी। मीन्स प्राइम मिनिस्टर कौन थे, चंद्रशेखर जी। और चंद्रशेखर जी की सरकार में इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स को भी संभाला था कुछ कुछ दिन के लिए, तकरीबन एक साल के लिए। ठीक है, 1990 से लेकर 1991 तक मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। और दूसरी बात अगर बात करते हैं तो राज्यसभा राजस्थान के अंदर भी, राजस्थान विधानसभा के अंदर भी एक टर्नओवर ये एमएलए रहे हैं। ठीक है, तो जगदीप धनखड़ के बारे में और कुछ जानकारी, जैसे कि गवर्नर थे, वेस्ट बंगाल के एक्स गवर्नर भी रह चुके हैं जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, तो ये सारी इनकी बातें इनके बारे में पता होनी चाहिए। राइट नाउ अगर हम बात करते हैं वॉइस प्रेसिडेंट की, तो वॉइस प्रेसिडेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। इट इज द डेप्यूटी टू द हेड ऑफ द स्टेट, राइट। समझना बात को, हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट। जो भी प्रेसिडेंट रहने वाला है वो होता है स्टेट, यानी कि इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं देन हेड ऑफ द स्टेट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। उसके लिए डेप्यूटी के तौर पर काम करने वाले व्यक्ति को बोला जाता है वॉइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मीन्स अगर कभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है, कहीं बाहर गए हुए हैं या उनकी डेथ हो जाती है या फिर किसी भी घटना के दौरान उनका पद संभालने वाले व्यक्ति कौन होंगे, वॉइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे, राइट। ही इज द सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस आफ्टर द प्रेसिडेंट एंड रैंक सेकंड इन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट्स, राइट। और अगर हम बात करते हैं सक्सेशन में, तो सक्सेशन में भी प्रथम व्यक्ति होंगे। मान के चलिए मैंने बताया अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है या प्रेसिडेंट किसी कारण से इस्तीफा दे देते हैं तो पहले व्यक्ति कौन होंगे जो राष्ट्रपति की जगह लेंगे, वो होंगे हमारे वॉइस प्रेसिडेंट। ठीक है, और राज्यसभा के क्या होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा के। जो भी व्यक्ति
वाइस प्रेसिडेंट के पद पर आएगा वो अपने आप आपको पता है राज्यसभा का पदेन सभापति बन जाता है अंडर द आर्टिकल 63। और आर्टिकल 66 के अंदर चुनाव की बातें की गई। वैसे तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जानने को बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पर सारी बातें नहीं करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स के यहाँ पे अनाउंस करेंगे, ठीक है। राइट। अब प्रेसिडेंट की अगर हम बात करते हैं, द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी चंद्र मुर्मू, आपको पता है प्रथम, एक प्रकार से बोलना तो नहीं चाहिए, ये चीजें गलत होती हैं वैसे तो, कि बोला जाता है कि प्रथम भारतीय दलित महिला करके इनको बोला जाता है, लेकिन वो चीजें गलत होती हैं, ठीक है। वो भारतीय हैं और वो हमारे आज के टाइम पे राष्ट्रपति हैं। जो झारखंड की ये जो वर्तमान में सॉरी, इससे पहले झारखंड के गवर्नर भी रह चुके हैं द्रौपदी चंद्र मुर्मू जी। प्रेसिडेंट की अगर हम बात करते हैं, आपको पता है हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, थोड़ी देर पहले बताया है। तीनों सेनाओं के कमांडर होते हैं, कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज एंड नॉमिनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट के। प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मीन्स कार्यकारी कार्यकारिता क्या बोलते हैं हिंदी में, पता नहीं, कार्यपालिका, यस, कार्यकारिता नहीं, कार्यपालिका। हाँ, तो कार्यपालिका के क्या होते हैं, हेड होते हैं, एग्जीक्यूटिव के नॉमिनल हेड होते हैं। अगर आपसे पूछे रियल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव और रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हो जाएंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। वो सब चीजें आपको पॉलिटी के कंटेक्स्ट में पता भी होनी चाहिए। राइट। अगर हम बात करते हैं 15 नंबर के, तो द्रौपदी चंद्र मुर्मू जी 15th नंबर के करंट प्रेसिडेंट हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से अगर देखोगे तो 15 नंबर के हैं। वैसे अगर देखोगे क्रम के आधार पे तो 17वें नंबर के हो जाएंगे, ठीक है। और जो हमारे वीपी हैं उनका नंबर हो जाएगा 14th, तो नंबर भी थोड़ा सा याद रख लेना, हो सकता है पूछ ले, ठीक है। तो ये थे प्रेसिडेंट द्रौपदी चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं यूपीएससी के चेयरमैन की। देखिए यूपीएससी वर्तमान में आपको पता है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि सिविल सर्विसेज एग्जाम को कंडक्ट करवाती है ना, आपको भी सबको पता है इसके बारे में। राइट। वर्तमान में इनके जो चेयरमैन या प्रेसिडेंट हम कह सकते हैं वो है डॉक्टर मनोज सोनी, हालांकि चेयरमैन ही बोलते हैं। तो डॉक्टर मनोज सोनी की हम बात करते हैं, इससे पहले चेयरमैन बनने से पहले ये यूपीएससी के सदस्य के रूप में कार्य करते थे, यानी कि एक मेंबर हुआ करते थे। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये सबसे कम उम्र के वीसी बनने वाले व्यक्ति हैं। वीसी दैट इज वाइस चांसलर ऑफ एनी यूनिवर्सिटी। किसी भी यूनिवर्सिटी के जो चांसलर होते हैं वो तो आपको पता है गवर्नर ऑफ द स्टेट होते हैं, लेकिन वीसी जो सेकंड हाईएस्ट पोस्ट होती है वीसी की, तो यूनिवर्सिटी 2005 के अंदर एक मुझे यूनिवर्सिटी याद नहीं आ रही कौन सी थी, पढ़ा तो था इनके बारे में बट यूनिवर्सिटी याद नहीं आ रही, लेकिन 2005 की बात हो जाएंगी। उस टाइम पे सबसे कम उम्र के वीसी बनने का रिकॉर्ड भी इनके नाम है, ठीक है। पहले मेंबर थे यूपीएससी के, अब वर्तमान में ये यूपीएससी के चेयरमैन है। इनका कार्यकाल रहेगा 26 जून 2023 तक, इसके बाद इनका कार्यकाल चेंज हो जाएगा, ठीक है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है यूपीएससी के। यूपीएससी की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1976 को की गई थी। उस टाइम पे नाम रखा गया था फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। आफ्टर दैट आई थिंक एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, लेकिन 1936 की बात हो जाएंगी, तब इसका नाम चेंज कर दिया गया था पब्लिक सर्विस कमीशन करके। लेकिन आज़ादी के बाद हमने नाम चेंज करके कर दिया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो स्थापना होती है 1926 के अंदर। अगर मिनिस्ट्री कभी पूछे तो वैसे भी पूछे न पूछे, लेकिन हमें याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड द पेंशंस। और वर्तमान में ये वाला जो मंत्रालय है खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के पास में है, ठीक है। राइट। नेक्स्ट है हमारे पास इंडियन लॉ कमीशन अर्थात विधि आयोग। तो विधि आयोग के चेयरमैन या विधि कमिश्नर हम बात करते हैं वो कौन हो जाएंगे, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। ये देखो एक चीज और भी है, विजुअलाइजेशन के आधार पर हमें चीजें लॉन्ग टर्म तक याद रहती हैं। अब जैसे हमने लगाई है यहाँ पे पिक्चर लगाई है, इमेज लगाने से पता चलेगा भी हाँ ये ऋतुराज अवस्थी हैं और ये वर्तमान में हमारे विधि कमीशन है। विधि कमीशन की अगर हम बात करते हैं उसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर रहने वाले नई दिल्ली के अंदर। 22वें नंबर का इनका कर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है, थोड़ा सा टाइम जरूर लगा मुझे इस बारे में इसको प्रिपेयर करने में, बट हाँ एक अच्छे से समझाने में भी मजा आ रहा है और आई थिंक आपको भी पढ़ने में भी मजा आ रहा होगा, है ना। क्योंकि चीजें जब तक विजुअलाइजेशन के आधार पे हम लोग नहीं करेंगे तो लॉन्ग टर्म तक हमें याद नहीं रहती हैं। अब जैसे इनकी इमेज हमारे सामने है और लो कमीशन है, कई बार लोगो भी हम लगा देते हैं, तो इस बार तो नहीं लगा पाया, जैसे नाबार्ड का लोगो मैंने लगा दिया। तो ये चीज है, इस प्रकार से आपको चीजें लॉन्ग टर्म तक याद रहती हैं, है ना। राइट। तो ऋतुराज अवस्थी लॉ कमीशन के आपके अध्यक्ष हो जाएंगे या फिर कमिश्नर भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट,
इसके बाद है नाबार्ड। नाबार्ड आपको पता है नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। ये केवी साजी या फिर साजी केवी करके इनको बोला जाता है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, नई दिल्ली के अंदर हो जाएंगे। नाबार्ड की अगर हम बात करते हैं, दैट इज द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये एक रेगुलेटरी बॉडी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी ओवर द रेगुलेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में काम करती है। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएंगे? मुंबई के अंदर। स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982। तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी शिव रमन समिति की सिफारिश पर। शिव रमन समिति या फिर कमेटी आप कह सकते हो, ठीक है। उनकी सिफारिश के ऊपर इसकी स्थापना की गई थी। कई बार समिति के बारे में भी प्रश्न पूछ लेता है, तो एक क्लास में फिर लेके आऊंगा जितने भी कमीशन एंड कमेटीज होती हैं, कमीशन एंड कमेटीज होती हैं रिलेटेड टू किसी भी फील्ड से। तो कई बार वो हमसे क्वेश्चन पूछता है कि फला फला कमेटी या फिर ये वाला जो कमीशन है किस से रिलेटेड था, जैसे कि बैंकिंग रिफॉर्म से, पॉवर्टी से, है ना, एंड मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो एक बढ़िया लेवल की क्लास उसके ऊपर भी बन सकती है, ठीक है। करेंगे डिस्कस उसके बारे में भी। नेक्स्ट, एसबीआई। एसबीआई दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दिनेश कुमार खारा। हेडक्वार्टर नरीमन पॉइंट मुंबई के अंदर इसके भी हेडक्वार्टर हैं। नाबार्ड के भी कहाँ पे हो जाएंगे? मुंबई में। और एसबीआई के भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई के अंदर है, ठीक है। अच्छा, एसबीआई की अगर हम बात करते हैं, देखिए एसबीआई वाले काम नहीं करते कुछ भी। आप यहाँ पे बताया जाता है कि एसबीआई की अगर हम बात करते हैं तो एक मल्टीनेशनल पब्लिक सेक्टर की बैंक है। और ये कहते हैं कि 49th नंबर की लार्जेस्ट बैंक है इन दी वर्ल्ड। हमारी रैंक अगर इस बैंक की पूरे संसार के बैंकों से कंपेयर करोगे तो 49th नंबर पे आते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा है, काम नहीं करते कुछ भी भाई। आप वास्तविकता है, सच्चाई कहता हूं मैं, एसबीआई बैंक में कोई काम करवाने चले जाइए, आपका काम बनेगा ही नहीं जब तक आप कम से कम 40 से 50 चक्कर वहां के नहीं काटोगे, ठीक है। यही सच्चाई है। तो पब्लिक सेक्टर की एक बैंक है, फाइनेंस सर्विस में काम करती है और मुंबई महाराष्ट्र में इसके हेडक्वार्टर है, ठीक है। एसबीआई। नाउ, इंडियन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन। अच्छा, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन बनता है। इससे पहले अगर हम बात करते हैं, देखिए अगर यूएन की बात करते हैं, यूएनओ दैट इज यूनाइटेड नेशन, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन में जितने भी मेंबर कंट्रीज होती हैं, अगर यूएनजीए की बात करें तो वर्तमान में 193 मेंबर कंट्री हैं यूएनजीए के अंदर, है ना। दैट इज द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अब प्रत्येक देश का एक परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव वहां पर रहता है जनरल असेंबली के अंदर। इससे पहले अगर हम बात करते हैं तो टी एस त्रिमूर्ति, जो आईएएस अधिकारी थे, आईएफएस अधिकारी थे हमारे, टी एस त्रिमूर्ति, वो इनके स्थान पर थे। क्योंकि प्रत्येक देश को अपना एक परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव वहां पर छोड़ना होता है, जो कि अपने देश को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब हमको यानी कि इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले कौन है? रुचिरा कंबोज जी हैं। ये आईएफएस अधिकारी रह चुकी हैं, आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस। और एम्बेसडर टू दी भूटान, इंडिया की तरफ से भूटान और साउथ अफ्रीका के अंदर एम्बेसडर के रूप में भी काम कर चुकी हैं, ठीक है। इनके बारे में बहुत कहा जाता है कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और पढ़ी लिखी महिला है ये, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई फीमेल हमको रिप्रेजेंट करती है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। रुचिरा कंबोज, राइट। तो इंडियन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव की अगर बात करते हुए एम्बेसडर के रूप में काम कार्य करते हैं, अपॉइंटेड किए जाते हैं बाय देयर स्टेट और गवर्नमेंट टू रिप्रेजेंट द कंट्री एट द यूएन हेडक्वार्टर्स, ठीक है। दे आर द हेड ऑफ द परमानेंट मिशन ऑफ देयर कंट्री टू द यूनाइटेड नेशन। तो परमानेंट मिशन के जो हमारा होता है उसके हेड होते हैं, यानी कि हमारी तरफ से बोलने वाले कौन होंगे? ये रुचिरा कंबोज होंगे। कई बार आपने सुना होगा कि यूएन के अंदर फला फला रेजोल्यूशन लाएगा, इस रेजोल्यूशन में हमने क्या कर लिया? एब्सटेन कर लिया। या फिर इस वाले रेजोल्यूशन में हमने उस देश के खिलाफ में वोट किया, उसके पक्ष में वोट किया। तो वो वोट कौन करता है? ऐसा थोड़ी है कि नरेंद्र मोदी जी जाकर वहां पर वोट करेंगे, नहीं। उस वोट को करेगा कौन? ये रुचिरा कंबोज ही हमको रिप्रेजेंट करेंगी। या फिर मान के चलिए अगर कोई स्पेशल मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है उसके अंदर, और कोई स्पेशल वहां पे गेस्ट बुलाया गया है, फिर कोई स्पेशल हमने एम्बेसडर भेजा है, तो वो बात अलग होती है। वरना हमको रिप्रेजेंट करने वाले कौन हो जाएंगे? रुचिरा कंबोज जी, ठीक है। नाउ, अब हम बात करते हैं सीईओ ऑफ नीति आयोग। देखिए नीति आयोग की अगर हम बात करते हैं, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी, आपको सबको पता है, राइट।
अब इससे पहले हमारे पास कौन था? प्लानिंग कमीशन था। प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया गया, जिसकी स्थापना 1950 में की गई थी। और जो 5 ईयर प्लान जो आते थे हमारे, उन सबको कैरी आउट करने का काम प्लानिंग कमीशन करता था। ठीक है। प्लानिंग कमीशन के बाद हमने लेके आए 2015 के अंदर, जैसे ही सरकार बदली, मोदी गवर्नमेंट आ गई, नीति आयोग, NITI, दैट इज द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, NITI, नीति आयोग। ठीक है, नीति कमीशन। अब नीति आयोग के जो चेयरमैन, या फिर हम कह सकते हैं प्रेसिडेंट की अगर हम बात करते हैं, प्रेसिडेंट बोलो या फिर चेयरमैन बोलो, वो तो होते हैं खुद प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री खुद होते हैं। ठीक है। लेकिन वॉइस चेयरमैन बनाया जाता है, वॉइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है। पहले वॉइस चेयरमैन या वॉइस प्रेसिडेंट की अगर हम बात करते हैं तो अरविंद पनगड़िया को बनाया गया था। ठीक है। और सीईओ की अगर हम बात करते हैं तो प्रथम सीईओ कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर। प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर। प्रथम वॉइस प्रेसिडेंट या वॉइस चेयरमैन थे अरविंद पनगड़िया। वर्तमान में अगर सीईओ की बात करते हैं, चौथे नंबर के हो जाएंगे BVR सुब्रमण्यम। ये वाले व्यक्ति हैं BVR सुब्रमण्यम, नीति आयोग के सीईओ हैं। ठीक है। और नीति आयोग के बारे में और अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में अगर आपसे पूछे वॉइस चेयरमैन या वॉइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं, करें, सुमन के बेरी वर्तमान में वॉइस चेयरमैन या प्रेसिडेंट हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज है। नीति आयोग की अगर हम बात करते हैं, जितने भी हमारे मिनिस्टर होते हैं, या कैबिनेट मिनिस्टर की अगर बात करें, कैबिनेट मिनिस्टर इसके क्या होते हैं? मेंबर होते हैं। ये एक थिंक टैंक है ना, केवल सोचने का काम करता है। इट इज ए पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सोचने का काम करता, पॉलिसी मेकर है, मतलब पॉलिसी बनाने का काम करता है। फिर पॉलिसी बना दी जाती है, उनके ऊपर विचार किया जाता है, और पॉलिसी को फिर गवर्नमेंट लागू करवाती है ना। तो ये चीजें चलती हैं। अब कैबिनेट के मेंबर हो जाएंगे जितने भी हमारे सीएम होते हैं, सीएम ऑफ द स्टेट्स, वो इसके मेंबर होंगे। दूसरा, जो भी यूटीज है, यूटीज के जो LG होंगे, दैट इज लेफ्टिनेंट गवर्नर। राज्यपाल जो होंगे, उपराज्यपाल, वे सब इसके मेंबर होंगे। और वे सब मेंबर जो स्पेशल तौर पर इनवाइट किए जाते हैं, ठीक है, नीति आयोग के द्वारा स्पेशल इनवाइट किए जाएंगे, वे भी इसके मेंबर होने वाले हैं। तो ये था नीति आयोग। इतना आपको नीति आयोग के बारे में जानना जरूरी है। राइट। CAG, गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू, ये भी एक IAS अधिकारी थे भाई। गिरीश चंद्र मुर्मू IAS। बताया जाता है अमित शाह और मोदी जी के मतलब बहुत खास हैं। ठीक है, बहुत खास हैं, तो इसका मतलब भाई खास हैं, बाकी सब बकवास है ना। यही खास है भाई साहब। 31 तारीख की बात हो जाएंगे, 31 अक्टूबर 2019 को। आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर का बाइफ्रिकेशन किया गया था, यानी कि उसके विभाजन किया गया था। और जम्मू एंड कश्मीर को तोड़ के लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर 2 UT के अंदर विभाजित किया गया। 31 अक्टूबर 2019 को इन्होंने प्रथम जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। उसके बाद इनको भेजा गया कहां पर? CAG के तौर पर, दैट इज CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और उनके स्थान पर भेजा गया मनोज सिन्हा को, जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाकर। ठीक है, राज्यपाल बोलेंगे या फिर उपराज्यपाल भी बोल सकते हैं, ये चीज हो जाएगी। तो मोदी जी के बहुत खास हैं। और गुजरात के अंदर जो जब मोदी जी 2009 से और 14 के बीच में वहां पर CM थे मोदी जी, तो उस टाइम पे इन्होंने डिपार्टमेंट भी संभाल रखा था वहां पर गुजरात के अंदर। ठीक है, ये शायद टूरिज्म डिपार्टमेंट करके था इनके पास। नहीं नहीं, सॉरी, होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी थे। यस, राइट, होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी थे उस टाइम पे। हाँ। और गिरीश चंद्र मुर्मू, CAG ऑफ इंडिया। नाउ CAG की अगर हम बात करते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, एस्टैब्लिश्ड अंडर द आर्टिकल 148 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 148 के तहत हम क्या करते हैं? सुप्रीम ऑडिट के रूप में, यानी कि एक हमारा सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन होता है, जिसके हेड कौन होते हैं? जिसके हेड वर्तमान में है गिरीश चंद्र मुर्मू। इसके अंदर बहुत सारे मेंबर बैठते हैं, ऐसा नहीं है। तो सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन प्रत्येक देश का होता है। ठीक है, राइट। अब आपको पता होना चाहिए, जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक और IMF के अंदर हमारे जो ये गिरीश चंद्र मुर्मू है, या फिर जो हमारा सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है, वहां पर एक एडवाइजरी बॉडी के रूप में भी काम करते हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक के अंदर। ठीक है, अब ये काम क्या करेगा भाई? ये काम करेगा ऑडिट करने का, ऑल द रिसिट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर के दोनों रिसिट एंड एक्सपेंडिचर का ऑडिट करने वाले होते हैं।
साथ ही साथ कोई भी जो मान के चलिए प्राइवेट कंपनी है, सॉरी, जो पब्लिक सेक्टर की कंपनी है जिसके अंदर हमारी गवर्नमेंट का 51% शेयर होता है, उसका भी ऑडिट कौन करेगा? सीएजी करेगा। कोई मान के चलिए प्राइवेट संस्था है, प्राइवेट कंपनी, वो अगर ऑडिट करवाना चाहे पैसे देकर, तो वो भी अपना ऑडिट इनसे करवा सकती है। ठीक है, एक स्टेट्यूटरी बॉडी है सीएजी, साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल भी बॉडी है, आर्टिकल 148, राइट। अब हम बात करते हैं इंडियन स्पेस एसोसिएशन के बारे में, आईएसपीए। एक नई संस्था यहाँ पे बनाई गई है आईएसपीए, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जिसको बोलते हैं इंडियन स्पेस एसोसिएशन। ठीक है, इसके पहले चेयरमैन बनाए गए थे जयंत पाटिल। अब जब से इनकी स्थापना हुई है तब से वर्तमान तक अभी जयंत पाटिल ही हैं। इसके हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर हैं। अगर आपसे उपाध्यक्ष पूछे तो राहुल वत्स जी इसके उपाध्यक्ष या फिर वही से चेयरमैन हो जाएंगे। इंडियन स्पेस एसोसिएशन, राइट। तो 11 अक्टूबर 2021 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, फिर इसकी स्थापना की गई थी एज ए सिंगल विंडो एजेंसी, एक सिंगल विंडो एजेंसी के रूप में, फॉर फैसिलिटेटिंग स्पेस सेक्टर बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन स्टार्टअप्स एंड द प्राइवेट सेक्टर। अर्थात अब इस क्षेत्र में, स्पेस के सेक्टर में जो भी हमारे स्टार्टअप्स हैं और जो भी प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो इसके अंदर निवेश कर सकते हैं, अपना एक प्रकार से हम कह सकते हैं स्पेस के अंदर भी अपनी भागीदारी को निभा सकते हैं। तो 11 अक्टूबर 2021 को स्थापना की गई थी, तब से जयंत पाटिल जी इसके वर्तमान में चेयरमैन रहने वाले हैं। ठीक है, राइट। गति शक्ति यूनिवर्सिटी के प्रथम चांसलर कौन बने हैं? अब देखिए, गति शक्ति यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं, आपको पता होगा पीएम गति शक्ति जो अभियान चलाया गया है उसके तहत बताया गया है कि 61 मंत्रालय को एक साथ एक मंच के ऊपर लाया जाएगा और किस प्रकार से हम कोलैबोरेशन के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं, उसके ऊपर काम किया जाएगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए जो भी हमको रेलवे के लिए प्रोजेक्ट बनाना है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के लिए बनाना है, या फिर जैसे जो हमारी नेवल मिनिस्ट्री हो सकती है, जो कोस्टल जो हमारी बॉडीज हैं, वहां पर आपको नए पोर्ट्स बनाने हैं, ठीक है, या फिर पोर्ट्स के ऊपर कोई अदर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए जो भी मंत्रालय चाहिए सारे मंत्रालय यहाँ पर एक मंच के ऊपर लाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पहले रोड बना दिया फिर फाइबर केबल वाले आएंगे, फाइबर केबल बिछाएंगे, फिर रोड पाट दिया, ठीक है, उसके बाद फिर कोई दूसरा आएगा, हमने पाइपलाइन नहीं बिछाई, है ना, ये जल शक्ति मंत्रालय आएगा, फिर हमने पाइपलाइन नहीं बिछाई भाई उसके अंदर, फिर वो फिर से रोड को उखाड़ फेंकेंगे और फिर वहां से पाइपलाइन बिछाएंगे, फिर रोड बनाई जाएगी, फिर बोलेंगे हमने गैस पाइपलाइन नहीं बिछाई। ऐसा नहीं है, उस चीज के लिए आपको पता है गति शक्ति करके एक प्रोग्राम पीएम के द्वारा चलाया गया है और उसी के इम्प्लीमेंट करने के लिए गति शक्ति यूनिवर्सिटी भी बनाई गई, जो कि वडोदरा गुजरात के अंदर हो जाएगी। ठीक है, एट दी नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज कैंपस, NAIR के कैंपस के ऊपर, कैंपस के अंदर ये वाली यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की गई है, जिसके प्रथम चांसलर श्री अश्वनी वैष्णव जी को बनाया गया है। ये भी मैं आपको बता दूं एक आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। ठीक है, बहुत कमाल के व्यक्ति थे ये भी हैं, मतलब हमारे वर्तमान में रेलवे मिनिस्टर भी हैं। रेलवे मिनिस्टर के साथ साथ आपको बता दूं इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है, साथ ही साथ कम्युनिकेशन भी है और रेलवे मिनिस्ट्री, ये चारों पांचों मंत्रालय इनके पास में हैं और वर्तमान में राज्यसभा से मेंबर हैं, उड़ीसा से राज्यसभा से मेंबर हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लोकसभा से चुनाव जीत के आए हैं, नहीं, राज्यसभा से मेंबर है, इनको नॉमिनेट किया गया था और ये चीजें हो जाएंगी। ठीक है, उड़ीसा से, और लेकिन अगर बेसिकली अगर बात करोगे तो जोधपुर के रहने वाले हैं ये। ठीक है, जोधपुर के रहने वाले हैं, उड़ीसा से राज्यसभा के मेंबर हैं, ये बात हो जाएगी। नाउ इंडियन स्टील एसोसिएशन, आईएसए दैट इज इंडियन स्टील एसोसिएशन। जो इंडियन स्टील एसोसिएशन है ये हमारे सेल के अंदर ही काम करता है। इसके प्रेसिडेंट और सीईओ बने दिलीप ओमेन, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में हो जाएंगे। इंडियन स्टील एसोसिएशन पूछ सकता है, वर्तमान में नए बने हैं। ठीक है, ये दिलीप ओमेन हो जाएंगे और आलोक सहाय सेक्रेटरी जनरल हो जाएंगे। दिलीप ओमेन प्रेसिडेंट एंड द सीईओ, इंडियन स्टील एसोसिएशन, राइट। नाउ अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये वाली जो योजना है आपको पता 2019 के अंदर चलाई गई थी, 19 फरवरी शायद। तो हम बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दैट इज सीईओ के रूप में आईएएस अधिकारी रह चुके रितेश चौहान को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। ठीक है, रितेश चौहान सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस अधिकारी थे ये भी,
हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ एंड द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऑफ द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड ज्वाइंट सेक्रेटरी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर अंडर द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। अच्छा, एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है उसके ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में भी इनको नियुक्ति यहाँ पे दी गई है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सीईओ भी हैं। ठीक है, ये बात हो जाएगी। 18 फरवरी, सॉरी गलत बोले मैं, 18 फरवरी 2016 इसकी लॉन्चिंग की गई थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। एक्टिव है, वर्तमान में चालू है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री की अगर आपसे बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड द फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री इसकी नोडल मिनिस्ट्री रहने वाली है। ठीक है, और 18 फरवरी 2016। कई बार क्या होता है कि जो भी हमारी योजनाएं होती है ना, जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा लाई जाती है, वो पूछ लेता कि ये वाली योजना किस तारीख को लॉन्च की गई थी। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016। ठीक है, राइट। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी हमारे जैसे कि जो भी हमारे डिफेंस से रिलेटेड हो जाएंगे। डिफेंस से रिलेटेड भी हमको पता होना चाहिए। जैसे COSC दैट इज द चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, इनको बोला जाता है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, या फिर इसी पद को आप क्या कह देते हो, चीफ ऑफ द आर्मी। चीफ ऑफ आर्मी ये लेफ्टिनेंट नॉट लेफ्टिनेंट जनरल, दैट इज जनरल अनिल चौहान। अनिल चौहान वर्तमान में हो जाएंगे। ठीक है, और अनिल चौहान ही वर्तमान में हमारे क्या है, CDS, दैट इज द चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ। अगर आपसे पूछे वो भी कौन है, अनिल चौहान है। राइट, वो इज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। जस्ट वेट ए मिनट। यहाँ पे मेरे को डाउट लग रहा है यार। डाउट इसलिए लग रहा है क्योंकि ये तो CDS बना दिए गए ना। अनिल चौहान तो वर्तमान में हमारे CDS हैं, दैट इज चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ। ठीक है, आई थिंक मनोज पांडे करके हैं जो हमारे चीफ ऑफ द स्टाफ कमेटी हैं, यानी कि आर्मी के जो चीफ हैं वो कौन हो जाएंगे, मनोज पांडे। इस चीज को एक बार कंफर्म करना। हालांकि इनका कार्यकाल बदलता रहता है, लेकिन फिर भी वर्तमान में जो है हमको पता होना चाहिए, मनोज पांडे, जनरल मनोज पांडे रहने वाले हैं शायद मेरे हिसाब से। तो थोड़ा सा मेरे को डाउट लग रहा है, पता नहीं मैं कैसे ये चीज छूट गई, पता नहीं। ठीक, बट सॉरी गाइज, अगर इस चीज को कंफर्म कर लेना। मेरे हिसाब से देखिए ऐसा है कि CDS तो वर्तमान में हो जाएंगे अनिल चौहान, क्योंकि पहले ये हमारे COSC थे, अब इनको CDS बना दिया। अब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ या चीफ ऑफ द स्टाफ कमेटी के तौर पर मनोज पांडे, जनरल मनोज पांडे कार्यरत हैं। ठीक है, वॉइस चीफ की अगर आप बात करोगे तो लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्रा कुमार, PVSM, AVSM, SM, VSM। देखिए ये एक प्रकार से इनके मेडल होते हैं। वैसे नॉलेज के तौर पर पता होना चाहिए, PVSM का मतलब होता है परम परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवा मेडल या फिर सेना मेडल, इसको बोलते हैं सेना मेडल, विशिष्ट सेना मेडल। ठीक है, या फिर सेवा मेडल। ठीक है, तो ये मेडल्स होते हैं जो कि आर्मी के अंदर दिए जाते हैं। राइट, इंडियन आर्मी की अगर हम बात करते हैं तो 1776 के अंदर सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मिलिट्री डिपार्टमेंट की स्थापना यहाँ पे की गई थी। इट वॉज क्रिएटेड विद इन द गवर्नमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एट कोलकाता। कोलकाता के अंदर मिलिट्री डिपार्टमेंट बना 1776 के अंदर। इट वॉज मैन फंक्शन टू रिकॉर्ड ऑर्डर्स दैट वर इश्यूड बाय द आर्मी, that were issued to the army by various departments of the East India Company। मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी के वेरियस डिपार्टमेंट के द्वारा आर्मी को यहाँ पे ऑर्डर इशू किए जाते थे। उन ऑर्डर्स का रिकॉर्ड रखने के लिए ये वाला डिपार्टमेंट बनाया गया था। आगे चलकर चार्टर एक्ट आता है, आपको पता 1833 का। राइट, विद इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 द सेक्रेटरीट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज रिकॉग्नाइज्ड इनटू द 4 डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग ए मिलिट्री डिपार्टमेंट। अब 4 डिपार्टमेंट इसके तहत बनाए गए थे, उनमें से एक डिपार्टमेंट कौन सा था, मिलिट्री डिपार्टमेंट भी था। आपको पता है 1895 से पहले जैसे कि बंगाल प्रेसिडेंसी है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड द मद्रास प्रेसिडेंसी, इन तीनों का अपना अलग अलग से इनकी आर्मी हुआ करती थी। लेकिन 1 अप्रैल 1895 के बाद में तीनों की जो आर्मी थी उनको यूनिफाइड किया गया और एक सिंगल आर्मी बनाई गई थी, जिसको बोला गया था इंडियन आर्मी या फिर रॉयल इंडियन आर्मी। ठीक है, उस टाइम पे बोला गया था रॉयल इंडियन आर्मी। राइट, या फिर ब्रिटिश रॉयल इंडियन आर्मी के भी नाम से जाना जाता था। आफ्टर दैट आजादी के बाद हमने नाम कर दिया इंडियन आर्मी, जस्ट इंडियन आर्मी। तो ये इंडियन आर्मी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
अच्छा, मोटो अगर आपसे पूछे कई बार तो सर्विस बिफोर सेल्फ इज द मोटो ऑफ द इंडियन आर्मी। 15 जनवरी को हम लोग मनाते हैं आर्मी डे, क्यों? क्योंकि 15 जनवरी की ही बात हो जाएंगे जब हमारे जो जनरल के एम कृपा थे, लेटर उनको फील्ड मार्शल बोला गया था, तो के एम कृपा उन्होंने आर्मी की कमांड संभाली थी। उन्होंने आर्मी की कमांड किससे ली थी? सर FRR बूचर, जो कि लास्ट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे 1949 के अंदर। 15 जनवरी 1949 की बात हो जाएगी। इन्होंने जनरल के एम करियप्पा ने कमांड संभाली, आर्मी को अपने हाथ में लिया, दैट इज इंडियन थे। इसी के लिए हम लोग 15 जनवरी को आर्मी डे मनाते हैं। अगर नेवल स्टाफ की अगर आप बात करोगे तो ये वर्तमान में हो जाएंगे वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह। कल ही इन्होंने पदभार संभाला है, 2 तारीख को, 2 नहीं 3 तारीख को, 3 अप्रैल को। हाँ, 3 अप्रैल को इन्होंने पदभार संभाला है, वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह, एवीएसएम एंड एनएम। तो नेवी के जो अगर आपसे चीफ पूछे, या नेवल स्टाफ इनको बोलते हैं, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, राइट। अगर नेवी की बात करते हैं तो मोटो आपसे पूछे स नो वरुण है, दैट इज दी सम नो वरुण, संस्कृत में बोलते हैं इसको। फाउंडेशन की अगर बात करें तो 26 जनवरी 1950 को नेवी की स्थापना की गई थी। अगर पूछे लेकिन भाई छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे, तो इन्होंने सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इंडिया के अंदर आर्मी की सॉरी नेवी की इस्टेब्लिशमेंट की थी। 1674 के अंदर इन्होंने सबसे पहले व्यक्ति या सबसे पहले राजा थे जिन्होंने नेवी बनाई थी, ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा। 4 दिसंबर को हम लोग क्या बनाते हैं? नेवी डे, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। अब नेवी डे 4 दिसंबर को क्यों मनाते हैं? क्योंकि आपको पता 1971 के अंदर, 1971 में हमने ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया था, और ऑपरेशन ट्राइडेंट में हमने पाकिस्तान का जो कराची बंदरगाह है उसको नस्ते नाबूद किया था। इसी उपलक्ष्य के अंदर हमने 1971 के वार में पाकिस्तान की हार हुई। आफ्टर दैट हमने क्या मनाना शुरू किया था? नेवी डे 4 दिसंबर को, ठीक है, राइट। इंडियन एयरफोर्स के नए चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, तो ये वर्तमान में एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, दैट इज द एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। एक चीज और देखना, इनके जो भी बैजेज होते हैं अलग होते हैं, नेवी के, आर्मी के, ठीक है, जो बैजेज होंगे हमारे अलग होंगे, ड्रेस भी अलग होती है, चलो इतना तो पता ही होगा, ठीक है, राइट। तो ये हो जाएंगे एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जी को वर्तमान में बनाया गया है चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स के नए वॉइस चीफ, अगर वॉइस चीफ पूछे तो एयर मार्शल AP सिंह। इनका भी अपॉइंटमेंट अभी हाल ही में किया गया है, आई थिंक जनवरी के अंदर में, जनवरी के महीने में किया गया था, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना की गई थी ब्रिटिश इंडिया के अंदर एज रॉयल एयरफोर्स। उस टाइम पे अगर हम बात करते हैं जब इसकी स्थापना की गई 1932 के अंदर, तो जो पहला स्क्वाड्रन बनाया गया था स्क्वाड्रन नंबर 1, उसके अंदर इन्होंने 5 इंडियन पायलट को शामिल किया गया था, और 4 यहाँ पे वेस्टलैंड वेपिटी बाईप्लेन्स को शामिल किया गया था, ठीक है, और 5 यहाँ पे इंडियन पायलट थे। इंडियन पायलट का जो दल था उसका नेतृत्व ब्रिटिश एयरफोर्स के जो कमांडिंग ऑफिसर थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट सेसिल बूचियर करके हैं, सेसिल बूचियर, इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। चलो इतनी बात तो याद नहीं रखनी, लेकिन हम इतना याद रख सकते हैं कि 8 अक्टूबर 1932 को ब्रिटिश इंडिया के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। बाद में हमने जैसे आज़ादी के बाद हमने एक्वायर कर लिया और हमारी बन गई इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। इसीलिए 8 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? इंडियन एयरफोर्स डे मनाते हैं। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। टच द स्काई विद ग्लोरी, नभ को छूना है, मतलब नभ से प्रसन्न दीप्तम, आकाश को गौरव के साथ छूना है। यस, आकाश को गौरव के साथ छूना है, ये वाला इनका मोटो हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर बैचेज देख लेना एक बार, बैचेज बोलते हैं इनको, बैच एक्चुअल में क्या होता है पूछेगा नहीं कोई, बट हमारी जानकारी के लिए हमको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, है ना, रैंक वगैरह जो है हमारे उसके अंदर पता होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं इंडियन आर्मी के अंदर सबसे पहली रैंक हमारे पास होती है, फिर देखो इधर से चलेंगे हम लोग, सबसे पहली रैंक होती है ल्यूटिनेंट, या फिर इसको कई बार आप बोलते हो लेफ्टिनेंट, ठीक है, ये होता है ल्यूटिनेंट। ल्यूटिनेंट सबसे पहली पोस्ट होती है, इसके अंदर होते हैं 2 स्टार, और ये इससे पहले भी एक स्टार रैंक का हुआ करता था, एक स्टार होता था ना, उसको भी बोलते थे यहाँ पे आई थिंक वॉइस ल्यूटिनेंट करके बोलते थे, वॉइस ल्यूटिनेंट। लेकिन उसकी पोस्ट आज़ादी के बाद हमने खत्म कर दी, सीधा हमारे पास पहली पोस्ट आती है ल्यूटिनेंट। ये आर्मी के ऑफिसर रैंक है, ऑफिसर रैंक की बात कर रहे हैं। उसके बाद आ जाएंगे कैप्टन, 3 स्टार अधिकारी, उसके बाद 3 स्टार से हट जाएंगे मेजर, एक अशोक स्तंभ, फिर लेफ्टिनेंट
कर्नल, कर्नल में मतलब यहाँ पे आ जाएगी एक स्टार और एक अशोक स्तंभ। फिर कर्नल में आ जाएगी दो स्टार और एक स्तंभ। फिर इसके बाद ब्रिगेडियर, जो कि पूरी ब्रिगेड के कमांडिंग अधिकारी होते हैं, ब्रिगेडियर, तीन स्टार और एक स्तंभ। आफ्टर दैट मेजर जनरल, मेजर जनरल में आ जाएगी तलवार, एक तलवार और एक स्टार। आफ्टर दैट लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल में आ जाएंगे आपके एक अशोक स्तंभ और एक तलवार। ठीक है, फिर जनरल में अशोक स्तंभ, तलवार और ये स्टार। इस प्रकार से प्रोसीजर चलता है। और एयरफोर्स का अलग रहता है, नेवी का अलग रहता है। ठीक है, यहाँ पे सब लेफ्टिनेंट बोलते हैं, फिर लेफ्टिनेंट बनते हैं, फिर लेफ्टिनेंट कमांडर, कमांडर कैप्टन, कमोडोर, रियल एडमिरल, वाइस एडमिरल, एडमिरल, राइट, एयर चीफ मार्शल, चीफ मार्शल। इस प्रकार से हमारा ये सेशन चलता है। ठीक है, राइट। अब बात करते हैं बीएसएफ के जो अध्यक्ष हैं। बीएसएफ के महानिदेशक दैट इज द डायरेक्टर जनरल वर्तमान में पंकज कुमार सिंह है। इनके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इनके जो पिताजी थे प्रकाश सिंह, प्रकाश कुमार सिंह, वो भी बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल के तौर पे रह चुके हैं, काम कर चुके हैं। ठीक है, तो वर्तमान में अब पंकज कुमार सिंह इनके पिता भी रह चुके हैं, अब ये हैं पंकज। ठीक है, आईपीएस अधिकारी हैं। ड्यूटी अनटू डेथ, मोटो बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। आपको पता बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना कब की गई थी? 1995 के वार के बाद, जब 1965 के बार जो लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के साथ, उसके बाद हमने महसूस किया कि बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए हमें एक ऐसी संस्था या फिर एक ऐसी मिलिट्री की या पैरामिलिट्री की जरूरत है जो बॉर्डर को सिक्योर कर सके। तब जाकर 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना की गई थी, फॉर इंश्योरिंग द सिक्योरिटी ऑफ द बॉर्डर विद इन द ऑफ द इंडिया एंड फॉर मैटर कनेक्टेड टू देयर विथ, राइट। जो भी बॉर्डर से रिलेटेड हमारे मैटर होंगे पाकिस्तान के साथ, उसको देखने के लिए बीएसएफ दैट इज द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना की गई थी आफ्टर द 1965 वार। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आईटीबीपी। आईटीबीपी के वर्तमान में महानिदेशक डायरेक्टर जनरल के बारे में पूछे तो अनीस दयाल सिंह, घायल सिंह करके बोल सकते हैं, दयाल भी बोल सकते हैं। अनीस दयाल सिंह वर्तमान में आईटीबीपी के हो जाएंगे। जो हमारा इंडियन तिब्बत जो बॉर्डर है, वहां पर जो अगर बात करें बॉर्डर की रक्षा करने वाली जो टुकड़ी है हमारी, उसको बोलते हैं आईटीबीपी। ठीक है, तिब्बतियन बॉर्डर और इंडिया के पास में जो भी हमारी बाउंड्री लगती है, उसको संभालने का काम करती है आईटीबीपी। आईटीबीपी की स्थापना कब की गई थी? 1962 के अंदर, 24 अक्टूबर 1962 के अंदर, फॉर रिकॉग्नाइजिंग दी फ्रंटियर इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी सेटअप अलोंग टू इंडो टिबेटन बॉर्डर, राइट। सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व फोर्स, अगर बात करें सीआरपीएफ की, तो वर्तमान में इनका भी अगर हम कार्यकाल की बात करें ना, या फिर अपॉइंटमेंट की बात करें, तो फरवरी महीने के अंदर इनका अपॉइंटमेंट किया गया है सुजय लाल थ्योसेन। सुजय लाल थ्योसेन करके हैं, एसएल थ्योसेन। ठीक है, राइट। तेजस्वी नवधीतमसु, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, मोटो देख लेना। नई दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर हो जाएंगे। लेकिन अगर इसकी स्थापना की बात करें ना, तो 27 जुलाई 1939 को स्थापना की गई थी एज द क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के तौर पर। ठीक है, लेकिन 1949 में इसको हमने एक एक्ट पास करके इसको सेंट्रल पावर दी गई। फिर ये बन गई थी द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ऑन इनेक्टमेंट ऑन द सीआरपीएफ एक्ट 1949। 28 दिसंबर 1949 को इसका नाम क्या बन गया? सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, तो पहले स्थापना याद रख लेना 1939 में की गई थी, बाद में एक्ट आया था और उसका नेशनलाइजेशन किया गया था। एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर, अगर नेशनल कैडेट कोर की बात करते हैं तो वर्तमान में इनके डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल आर के सचदेवा, मेजर जनरल आर के सचदेवा, राइट। इनका नाम सुना सुना लगता है कहीं ना कहीं, पता नहीं। ठीक है, मेजर जनरल हो जाएंगे आर के सचदेवा, और नई दिल्ली में इसके भी हेडक्वार्टर हो जाएंगे। 16 जुलाई 1948 के अंदर एनसीसी की स्थापना की गई थी। एनसीसी की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, आपने आई थिंक पंडित हृदयनाथ कुंजरू जी का नाम सुना होगा, एच एन कुंजरू, पंडित हृदयनाथ कुंजरू। जो हमारी कैबिनेट सभा थी, कंस्टिट्यूंट असेंबली जो थी, उसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल इनका रहा है। संविधान बनाने में भी काफी इनका महत्वपूर्ण रोल रहा है एच एन कुंजरू जी का। ठीक है, एक मीटिंग कमेटीज के भी ये सदस्य हुआ करते थे। तो इनके द्वारा रिकमेंडेशन दिया गया तो कि हमें एक ऐसी एक प्रकार से एक कह सकते हैं संस्था चाहिए, इंस्टीट्यूशन चाहिए, जो कि कॉलेज में जो स्टूडेंट होते हैं या स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट होते हैं,
जो हमारा यूथ है उसको हम लोग थोड़ा सा स्किल यहाँ पे प्रोवाइड करवा सके आर्मी से रिलेटेड, ताकि भविष्य में यदि हमको कोई ऐसी जरूरत आन पड़ती है कि हमें लड़ाई करनी पड़ जाए किसी फॉरेन कंट्री के साथ, यानी कि जो एक्सटर्नल एग्रेशन होता है उसको दबाने के लिए, उस चीज से सुलटने के लिए हमारे जो यूथ है वो वेल प्रिपेयर्ड हो उसके लिए, तब इनकी अनुशंसा के ऊपर हमने स्थापना की थी 15 जुलाई 1948 को, दैट इज द नेशनल कैडेट। ठीक है, उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे, भारतीय गवर्नर जनरल, उनके द्वारा एक्सेप्ट किया गया था और 15 जुलाई 1948 को बना दिया गया था नेशनल कैडेट एनसीसी। ठीक है, ये है एनसीबी, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। एनसीबी का नाम आई थिंक आपने कई बार सुना होगा, है ना, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। बॉलीवुड के ऊपर सिकंजा कसने में इनका काफी मतलब अहम योगदान रहता है कई बार। सत्यनारायण प्रधान, वर्तमान में आप देख लेना आईपीएस अधिकारी हैं सत्यनारायण प्रधान। इन्होंने राकेश अस्थाना का स्थान लिया है, और राकेश अस्थाना उस टाइम पे थे जब आपको पता होगा जो ये इस वाला केस हुआ था ना, ये एक्टर है ना खान खान करके, शाहरुख खान का जो बेटा था, वो कौन सा था, आर्यन खान। उस वाले केस में उस टाइम पे आपको पता ये राकेश अस्थाना हुआ करते थे, और ये एनसीबी के डायरेक्टर वर्तमान में हो जाएंगे सत्यनारायण प्रधान। ठीक है, आईपीएस अधिकारी ये भी। एनसीबी की अगर बात करें 17 मार्च 1986 को इसकी स्थापना की गई थी। द नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो इज ए इंडियन सेंट्रल लॉ एनफोर्समेंट एंड द इंटेलिजेंस एजेंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। होम मंत्रालय के अंदर में काम करेगी, और एक हम कह सकते हैं कि सेंट्रल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। ठीक है, इंटेलिजेंस एजेंसी के रूप में भी काम करती है। जो भी ड्रग्स की ट्रैफिकिंग होती है उसको रोकने का काम करती है। इलीगल जो भी सब्सटेंस होगा, मान के चलिए बॉर्डर से इधर से उधर ना आए, या फिर देश के अंदर भी उसका सर्कुलेशन न हो, उस चीज को रोकने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अंडर द प्रोविजन ऑफ द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। ये वाला एक्ट भी याद रख लेना, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1986। ठीक है, राइट। दो, अब अगर हम बात करें सीबीआई, तो सीबीआई भी अपनी एक महत्वपूर्ण संस्था है, दैट इज द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसके नए महानिदेशक के रूप में सुबोध कुमार जायसवाल को अभी हाल ही के अंदर स्थापना इनकी की गई है, मतलब सॉरी नियुक्ति इनकी की गई है। 1 अप्रैल 1963 को आपको पता है सीबीआई की स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर हो जाएंगे। ठीक है, वर्तमान में ये वाले जो व्यक्ति हैं आईपीएस अधिकारी, ये भी सुबोध कुमार जायसवाल, इनको सीबीआई का महानिदेशक बनाया गया है। राइट। सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड द कस्टम्स। सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड द कस्टम्स, वर्तमान में इसको आप सीबीडीटी के नाम से भी जानते हो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, नितिन गुप्ता, 10 मार्च 1969 को स्थापना की गई थी, और नई दिल्ली में हेडक्वार्टर हो जाएंगे। ठीक है, चलो इतना तो याद नहीं रखना, लेकिन सीबीआईसी के बारे में याद रख सकते हैं कि नितिन गुप्ता इसके वर्तमान में महानिदेशक है। हाँ, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एनडीआरएफ, देखिए एनडीआरएफ की अगर बात करते हैं ना, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, 2006 के अंदर। लेकिन एक बार इसका पूछा गया था एक्ट, एक्ट हो जाएगा 2005 का। एनडीआरएफ एक्ट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्पॉन्स एक्ट, ये हो जाएगा आपका 2005 का। लेकिन इसकी स्थापना कब की गई, फिर 19 जनवरी 2006 को उस एक्ट के तहत की गई थी। वर्तमान में अतुल करवाल जी इसके नए महानिदेशक या फिर डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यरत हैं। नई दिल्ली के अंदर इसके हेडक्वार्टर है एनडीआरएफ की। ठीक है, बहुत अच्छा काम करती है एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ठीक है, यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत, एनडीआरएफ एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी। डीएमजी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स की पहली महिला टुकड़ी कहाँ स्थापित की गई है, तो गढ़ मुक्तेश्वर हापुड़, यूपी के अंदर इसकी पहली अगर महिला टुकड़ी पूछे तो एक आई थिंक किसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था, इसलिए मैंने डाल दिया होगा। ठीक है, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स की पहली महिला टुकड़ी की अगर आपसे बात करें ना, पहली महिला टुकड़ी गढ़ मुक्तेश्वर हापुड़ के अंदर इसकी स्थापना की गई है। राइट। आईटीडीसी, आईटीडीसी दैट इज द इंडियन टूरिज्म डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन के नए महानिदेशक या फिर डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है, तो संबित पात्रा। संबित पात्रा का नाम आई होप कि आप सबने सुना होगा, बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं और बहुत ज्यादा बोलते हैं ना। डिबेट में अगर आप देखोगे ना तो बस कसम से मतलब यार कोई जिक्र ही नहीं है ना, कोई जिक्र नहीं है इनके सामने, मतलब पता नहीं इनको खुद को नहीं पता होता है क्या बोल रहे होते हैं। आई आई एम श्योर कि आप सब इनके बारे में जानते होंगे। देखिए ऐसा है, हो सकता है कुछ इनके पक्ष में हो, कुछ इनके विपक्ष में हो, बट अपना अपना पर्सनल व्यू होता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए आदमी को, है ना।
चलो ठीक है, ऐसे नाइस पर्सन है, जानकारी बहुत अच्छी रखते हैं, किसी भी मुद्दे की अगर बात करें तो जानकारी बहुत अच्छी रखते हैं। आईटीडीसी, इंडियन टूरिज्म डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? अक्टूबर 1996 के अंदर। मोस्टली हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेंगे? दिल्ली के अंदर रहेंगे, ठीक है। फिकी की अगर हम बात करते हैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिकी, FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स इंडस्ट्री। इसके वर्तमान में नए अध्यक्ष या प्रेसिडेंट या चेयरमैन की अगर हम बात करते हैं, इनको सेक्रेटरी जनरल भी कहते हैं, मिस्टर शैलेश पाठक जी हो जाएंगे, ठीक है। ये वाले व्यक्ति है मिस्टर शैलेश पाठक। आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं 75वां, और वर्तमान में इनकी नियुक्ति की गई है, तो भाई पूछना प्रश्न लाजमी है, ठीक है। फिक्की, फिक्की की अगर हम बात करते हैं, इसकी स्थापना 1927 के अंदर की गई थी, ऑन द एडवाइस ऑफ MK गांधी, महात्मा गांधी जी की एडवाइस के ऊपर घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिक्की की स्थापना घनश्याम दास बिड़ला एवं पुरुषोत्तम दास ठाकुर के द्वारा की गई, लेकिन किसकी एडवाइस पे? तो महात्मा गांधी जी की एडवाइस पे 1927 में स्थापना की गई थी। वर्तमान में अगर आपसे पूछे इसके हेड कौन है या चेयरमैन कौन है या फिर सेक्रेटरी जनरल, अरे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी नाम ले दो, हेड हेड ही होता है, ठीक है। तो शैलेश पाठक जी हो जाएंगे, ठीक है, राइट, शैलेश पाठक। आफ्टर दैट NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया चेयरमैन किसे बनाया गया? संतोष कुमार यादव, ये वाले व्यक्ति हैं। इनकी भी स्थापना या फिर हम गए सॉरी नियुक्ति अभी जनवरी महीने के अंदर की गई है, संतोष कुमार यादव। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको डाल लेना, सेल दैट इज द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक सरकारी महारतन कंपनी है, आपको पता है। इसकी पहली या प्रथम महिला अध्यक्ष, महिला चेयरमैन आपसे पूछे ना, सोमा मंडल जी हो जाएंगी, ठीक है। ये पहली महिला है, इनको बनाया गया है सेल की अध्यक्ष। इससे पहले हमने, जब से इसकी स्थापना हुई है 1954 में इसकी स्थापना की गई थी, 19 जनवरी 1954 में स्थापना की गई थी, उसके बाद से कोई भी महिला चेयरमैन नहीं रही है, ठीक है। तो पहली महिला हो जाएंगी, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। नई दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर है सेल दैट इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इतनी सी बात याद रखनी है। NDC, नेशनल डिफेंस कॉलेज के नए कमांडेंट किसे बनाया गया है? तो चलो ये तो इतना रिलेवेंट हमारे लिए नहीं रहेगा, क्योंकि बट फिर भी नई नई नियुक्ति हुई है तो पूछ भी सकता है। लेफ्टिनेंट जनरल सुकृति सिंह दहिया, ये वाले व्यक्ति हो जाएंगे नेशनल लेफ्टिनेंट जनरल सुकृति सिंह दहिया, ठीक है। हाँ, इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की नई, या फिर नई नहीं बोलेंगे हम लोग, पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया? हर्षवंती बिष्ट, एक पर्वतारोही रह चुकी हैं हर्षवंती बिष्ट जी। इनको इंडियन माउंटेनियरिंग जो फाउंडेशन है उसकी पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है वर्तमान में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1957 के अंदर स्थापना की गई थी, और जिसके हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली के अंदर रहने वाले हैं, ठीक है। ये प्रश्न भी हमारे लिए बढ़िया हो जाता है। BCCI, वेरी गुड। BCCI का नया अध्यक्ष रोजर बिन्नी को बनाया गया है, और इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1928 को, नॉट 28 दिसंबर, दिसंबर 1928, दिसंबर 1928 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। रोजर बिन्नी वर्तमान में इसके BCCI के अध्यक्ष हो जाएंगे। अच्छा, कुछ और बातें भी हैं BCCI के बारे में, जैसे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, हेडक्वार्टर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर हो जाएंगे, स्थापना 1928 में। सेक्रेटरी अगर आपसे पूछे तो जय शाह, जो कि अमित शाह के बेटे हैं, ये भी याद रख लेना, राइट। प्रेसिडेंट की अगर बात करें तो रोजर बिन्नी है। महिला के कोच की बात करें रमेश पवार, और जो आदमियों के कोच हैं वो हो जाएंगे राहुल द्रविड़, ठीक है। मेंस टीम के कोच हो जाएंगे राहुल द्रविड़, और विमेन्स टीम के कोच हो जाएंगे रमेश पवार, राइट। PTC इंडिया, पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष या प्रेसिडेंट के रूप में किसा चुना गया है? तो आपने बताना राजीव के मिश्रा। अभी इन्होंने मार्च महीने के अंदर 1 मार्च से ही इसकी नियुक्ति की गई है, 1 मार्च से इन्होंने पदभार संभाला है, ठीक है। राजीव के मिश्रा, PTC इंडिया दैट इज पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। 16 अप्रैल 1999 को इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना भी चलो एक बार देख लेना, हो जाएगा याद, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पढ़ने का तरीका यही है, मे भी आप क्लास पूरी लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, वरना आपको PDF तो मिल ही जाएगी। और मेरा क्लास बनाने का उद्देश्य यही है कि आप क्लास लो, जब बोलो देखोगे और सुनोगे ना तो चीजें आसानी से याद रह जाती हैं। एक बार आपने क्लास ले ली, उसके बाद फिर आप PDF से पढ़ो, फिर तीसरी बार आप क्या करो, उसको लिख कर देखो। अब याद करने का यही तरीका होता है आसान, दूसरा कोई भी हमारे पास ट्रिक्स वगैरह नहीं होती हैं कि ऐसा फिर हम लोग कोई ट्रिक बना ले, है ना, या फिर जैसे जो भी निमोनिक्स
अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, वरना मेरे को कभी निमोनिक्स वगैरह वगैरह पे विश्वास नहीं होता। जल्दी यानी कि लॉन्ग टर्म तक हम चीज़ों को याद नहीं रख पाते हैं। बट हाँ, अगर आप रिवीजन करके उस चीज़ को याद रखोगे ना, यानी कि बार बार पढ़ के लिख या फिर लिख कर उस चीज़ को याद कर रखोगे, तो वो लॉन्ग टर्म तक याद रह जाती है, ये चीज़ है। हालांकि टॉपिक ऐसा ही है थोड़ा सा, जो भी नियुक्तियां होती है वर्तमान में याद नहीं रह पाती। हालांकि जो चीज़ सुर्खियों में बनी रहती है, उस चीज़ को फिर भी हम लोग याद कर लेते हैं। लेकिन सम टाइम क्या होता है, कुछ छुपे रुस्तम हमारी ऐसी संस्थाएं होती हैं, ऐसी नियुक्तियां होती हैं जो कई बार प्रश्न पूछ लेता है। इसीलिए जो भी इम्पोर्टेंट मेरे मुझे लगा वो मैंने सब डाल दिए हैं। अब जैसे भारत पे है, भारत पे की नए वर्तमान में अध्यक्ष बनाया गया है, ये सुहेल समीर जी को, ठीक है। भारत पे आपको पता है यूपीआई के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये। तो नया स्टार्टअप है, हो सकता है पूछ ले टेक्नोलॉजी के फील्ड में, ठीक है। ये है भारत पे सुहेल समीर, राइट। इंडियन कोस्ट गार्ड के 24th नए अध्यक्ष या डायरेक्टर जनरल किसे बनाएगा? वीरेंद्र सिंह पठानिया। हालांकि कई दिन से यही है वीरेंद्र सिंह पठानिया, 2021 से शायद 1 फरवरी 1997। इंडियन कोस्ट गार्ड हमारी जो कोस्टल रीजन है उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना की गई थी। और 1 फरवरी 1977 को इसकी स्थापना की गई थी बाय द कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, राइट। डीजीएफएसएस डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट एंड स्पेशल सेक्रेटरी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो चंद्र प्रकाश गोयल जी को बनाया गया, याद रख लेना, चंद्र प्रकाश गोयल, डीजीएफएसएस डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट एंड स्पेशल सिक्योरिटी, राइट। फिनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, चलो कमलेश गांधी, नॉट इम्पोर्टेंट। एनसीआरबी, हाँ ये चीज जरूरी है, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। देखो ये है ना, जो संस्थाएं सुर्खियों में बनी रहती है ना, उसके तो अध्यक्ष अपने को याद करने ही पड़ेंगे ना भाई। विवेक गोगिया आईपीएस अधिकारी हैं, ठीक है। विवेक गोगिया याद रखना पड़ेगा भाई। 11 मार्च 1986 को इसकी स्थापना की जाती है। एनसीआरबी दैट इज द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, छापेमारी करने का काम करती है भाई, बॉलीवुड के ऊपर भी या फिर कहीं पर लगा लीजिए आप, ठीक है। तो ये चीज है एनसीआरबी। नाउ रेलवे बोर्ड, रेलवे बोर्ड की अगर स्थापना करते हैं, इसकी स्थापना 1905 में की गई थी। ही रिप्लेस्ड सुनीत शर्मा। इससे पहले कौन थे? सुनीत शर्मा। वर्तमान में हो जाएंगे श्री अनिल कुमार लोहिती, ये वाले जो पर्सन है, श्री अनिल कुमार लाहौती, ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी दैट इज द सीईओ ऑफ द रेलवे बोर्ड, इनको बनाया गया है। रेलवे बोर्ड की अगर बात करते हैं तो रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है। इसकी स्थापना रेलवे अगर की, चलो ठीक है, 1905 में, हाँ 1905 में स्थापना की गई थी। रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर में काम करेगा रेलवे बोर्ड। इंडियन रेलवे की अगर हम बात करते हैं, इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 को डलहौजी के टाइम पे की गई थी। याद रख लेना, डलहौजी के टाइम पे 16 अप्रैल 1853 को, इसीलिए हम लोग 16 अप्रैल को इंडियन रेलवे डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे थे डलहौजी, ठीक है। 1853 को पहली ट्रेन अगर आपसे पूछे तो मुंबई से थाने के बीच में पहली ट्रेन चलाई गई थी। एंड विश्व भर के अंदर हम बात करते हैं तो इंडियन जो रेलवे है उसका रैंक यहाँ पे चौथे स्थान पे है। यानी कि हमारा जो रेलवे नेटवर्क है विश्व में चौथे स्थान पर है, सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, ठीक है। फर्स्ट किसान रेल कई बार पूछा गया है, देववाली से दानापुर, यानी कि महाराष्ट्र से बिहार प्रथम किसान रेल चलाई गई थी 7 अगस्त 1920 को। इसके बाद कालका एक्सप्रेस का नाम जो है वर्तमान में चेंज करके नेताजी मेल या फिर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है, जो कि कालका से हावड़ा तक जाती है। कालका आपको पता है यहाँ पंचकुला के अंदर पड़ता है, हरियाणा के पंचकुला में कालका, और हावड़ा तो आपका कोलकाता के अंदर वेस्ट बंगाल में, ठीक है। सॉरी, कोलकाता में नहीं, वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल से पंचकुला तक चलने वाली जो ट्रेन थी कालका एक्सप्रेस, उसका नाम कर दिया गया नेताजी मेल। दूसरा, एक ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया उसने, ऑपरेशन माई सहेली कौन से मतलब जोन के द्वारा चलाया गया था? तो दपुरे दैट इज द दक्षिणी पूर्वी रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे के द्वारा चलाया जाने वाला एक अभियान है, एक कैंपेन हम कह सकते हैं, राइट, अभियान भी बोल सकते हैं। दपुरे दैट इज द ऑपरेशन माई सहेली। जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये वाला चलाया गया था अभियान, ठीक है। और दपुरे का जो हेडक्वार्टर है दैट इज द गार्डन रिच कोलकाता के अंदर हेडक्वार्टर हो जाएंगे। फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन। अच्छा, एक चीज और भी है, अभी हाल ही में आपको न्यूज, मैंने वीडियो भी इसके ऊपर बनाई थी, आपने देखी भी होगी, अगर नहीं देखी तो देख लेना। जो हमारी वंदे भारत ट्रेन है
सबसे हाईएस्ट स्पीड वाली ट्रेन हो जाएगी वर्तमान के अंदर। इसको T18 के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्पीड हो जाएगी 160 किलोमीटर पर हावर। ठीक है। पहली जो ट्रेन चलाई गई थी वो दिल्ली से वाराणसी, दूसरी ट्रेन चली थी दिल्ली से कटरा जम्मू कश्मीर। और यहाँ पे फिर जो दक्षिण भारत की हम बात करते हैं, तो दक्षिण भारत की चेन्नई से लेकर मैसूर पहले चली थी। और वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो इधर हावड़ा से लेकर न्यू जलपाईगुड़ी। ठीक है। तो ये कुछ हमारे जो वंदे भारत ट्रेन है उसको याद रख लेना। अभी वर्तमान में 12वीं जो ट्रेन चलाई गई है वो कमलापति स्टेशन से लेकर, कमलापति दैट इज भोपाल मध्य प्रदेश, कमलापति स्टेशन मध्य प्रदेश से लेकर इधर हजरत निजामुद्दीन नई दिल्ली तक चलाई गई है 12वीं ट्रेन। ठीक है। ये है। अश्विनी वैष्णव रेलवे मिनिस्टर है, आपको सबको पता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा भी की थी। राइट। तो ये चीज हो जाएगी। रेलवे के बारे में इतनी बातें याद रख लेना। ठीक है। सेक्रेटरी जनरल ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा के नए महासचिव उत्पल कुमार सिंह। भाई चर्चा में रहे थे राहुल गांधी जी की जो डिस्क्वालिफिकेशन की गई है, उसके ऊपर अगर सिग्नेचर पूछे तो किसके होंगे? उत्पल कुमार सिंह के। ये सेक्रेटरी जनरल है, निदेशक भी हैं या फिर महासचिव हम कह सकते हैं लोकसभा के। ठीक है। लोकसभा स्पीकर वर्तमान में ओम प्रकाश बिड़ला जी हो जाएंगे। ओम बिड़ला जी कोटा बूंदी सीट से लोकसभा चुनाव जीत के आते हैं बीजेपी पार्टी से। लेकिन लोकसभा के जो डेप्यूटी स्पीकर होते हैं वर्तमान में वो नहीं है। ये वाली जो सीट है वैकेंट है सिंस 23 जून 2019 से ये वाली सीट खाली है। ठीक। उत्पल कुमार सिंह। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? दिलीप तिर्की। भाई वाह, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी रह चुके हैं भाई दिलीप तिर्की की अगर हम बात करते हैं। हॉकी इंडिया की स्थापना 28 फरवरी 2014 को की गई थी। ठीक है। अच्छा देखिए, अच्छा लगता है जब किसी खिलाड़ी को यहाँ पर इतने बड़े पद के ऊपर बैठाया जाता है। ठीक है। दिलीप तिर्की की अगर बात करते हैं, मैं थोड़ा सा जब इनके बारे में मैंने रिसर्च किया, पढ़ा, बड़ा अच्छा लगा। बहुत बेहतरीन हॉकी के खिलाड़ी रह चुके हैं। इनको दी वॉल ऑफ इंडियन हॉकी कहा जाता है। दी वॉल ऑफ इंडियन हॉकी। दूसरी बात, जो पेनल्टी कॉर्नर जो हिट होता है ना पेनल्टी कॉर्नर में, पेनल्टी कॉर्नर का बादशाह इनको कहा जाता है। बहुत माहिर खिलाड़ी थे। 2003 के अंदर 2003 के अंदर इन्होंने एशियन गेम्स के अंदर गोल्ड जीता इनकी कप्तानी के अंदर इंडियन टीम ने। 2007 के अंदर जो एशियन कप हुआ था चेन्नई के अंदर, उसके अंदर गोल्ड जीता। और ब्रॉन्ज मेडल और सिल्वर मेडल तो इन्होंने बहुत सारे जीतवा रखे हैं। ठीक है। दूसरा, जैसे कि एक पॉलिटिशियन भी है अगर हम बात करते हैं, ये 2000 आई थिंक 14 से लेकर 18 तक, 2014 से लेकर 18 के बीच में बीजेडी पार्टी, बीजेडी दैट इज द बीजू जनता दल, ये ओडिशा की एक पार्टी है। यहाँ से राज्यसभा के सांसद भी नॉमिनेट किए गए थे। ठीक है। बीजेडी पार्टी ने इनको राज्यसभा का सांसद भी नॉमिनेट किया था। एक पॉलिटिशियन भी एक प्रकार से हम कह सकते हैं। और वर्तमान में हॉकी इंडिया की चेयरमैन है। ठीक है। राइट। नाउ फेडरेशन, अदर फेडरेशन ऑफ इंडिया। अच्छा, कुछ और फेडरेशन है जैसे कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, उसके वर्तमान में अध्यक्ष या चेयरमैन की अगर आप बात करोगे तो कल्याण चौबे हो जाएंगे। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रथम महिला अध्यक्ष पीटी उषा, जिनको पयोली एक्सप्रेस या फिर उड़न परी के नाम से जाना जाता है। आई एम श्योर कि आप सबने पीटी उषा का नाम जरूर ही सुना होगा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पीटी उषा हो जाएंगी। बैडमिंटन एसोसिएशन के हिमंत बिस्वा शर्मा, जो कि वर्तमान में सीएम ऑफ असम भी है बीजेपी पार्टी से। ठीक है। राइट। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष वर्तमान में है अनिल जैन। एनसीएलएटी, नेशनल कैपिटल लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो ये जो एनसीएलएटी है, इसके वर्तमान में नए अध्यक्ष या फिर हम बात करते हैं चेयरमैन, तो जस्टिस अशोक भूषण जी को बनाया गया है। इनका दूसरा कार्यकाल है, पहले भी यही थे, फिर दूसरी बार इनको फिर से इनका कार्यकाल जो एक्सटेंड कर दिया गया था अशोक भूषण जी का। तो ठीक है, ये याद रख लेना। एनसीएलएटी, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना कब की गई थी? इट वॉज एस्टेब्लिश ऑन 1 जून 2016, 2016 को स्थापना की गई थी कंपनी एक्ट 2013 के तहत, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ वीबीई कमेटी, वी बालाकृष्णा इराडी कमेटी। ठीक है। कमेटी का भी नाम याद रख लेना, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, वी बालाकृष्णा इराडी कमेटी की स्थापना अनुशंसा के ऊपर या रिकमेंडेशन के ऊपर नई दिल्ली के अंदर 1 जून 2016 को इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसके हेड आपसे पूछे तो जस्टिस अशोक कुमार भूषण। ठीक है।
जो इंपॉर्टेंट चीज थी ना फिर उसको थोड़ा सा और डिटेल में लेके आना पड़ गया था मैंने, ये बात हो जाएगी। एनसीएसटी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, हर्ष चौहान। फॉर्मेशन 19 फरवरी 2004 को स्थापना की गई थी। आर्टिकल की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 338 ए के तहत इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में स्टैब्लिश किया गया था अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 89 यानी 89वां संविधान संशोधन के 2003 के तहत इसको हमने संवैधानिक दर्जा दिया गया था और आर्टिकल 338 ए के तहत इसको संविधान के अंदर इंसराइट किया गया था। ठीक है। कमिश्नर यानी कि वर्तमान में जो कमिश्नर हैं हर्ष चौहान हो जाएंगे। चेयरमैन की अगर हम बात करते हैं अनुसुईया उइके। अब ये जो अनुसुईया उइके हैं तो महिला आयु उर्मिला सिंह, अच्छा, जो ये जो एनसीएसटी है ना इनकी वर्तमान में चेयरमैन तो कौन हो जाएंगे, अनुसुईया उइके, ये भी महिला है अनुसुईया उइके। और कमिश्नर कौन हो जाएंगे, हर्ष चौहान। लेकिन अगर आपसे पूछे कि प्रथम महिला आयुक्त या कमिश्नर कौन रह चुके हैं, तो उर्मिला सिंह एनसीएसटी की प्रथम महिला, एनसीएसटी प्रथम महिला आयुक्त यहाँ पे रह चुकी हैं। ठीक है, राइट। एनसी नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट, एनसीएससी, विजय सांपला। कई दिनों से विजय सांपला इस पद के ऊपर बने हुए हैं। अगर हम बात करें चेयरमैन की तो अरुण हलदार वर्तमान में चेयरमैन हो जाएंगे। प्रथम चेयरमैन थे सूरजभान, मास्टर सूरजभान करके हैं, तो प्रथम चेयरमैन थे। और कमिश्नर वर्तमान में कौन हो जाएंगे, विजय सांपला है। इसका आर्टिकल अगर आपसे पूछे तो आर्टिकल 338 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्थापना 19 फरवरी 2004, दोनों की स्थापना 19 फरवरी 2004 को की गई थी, क्योंकि सबसे पहले अगर बात करें 2004 से पहले जो एनसी और एसटी है दोनों के लिए एक ही कमीशन हुआ करता था। लेकिन 2003 में हमने 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया और उसके तहत दोनों को अलग अलग कर दिया। शेड्यूल ट्राइब के लिए अलग कमीशन और शेड्यूल कास्ट के लिए अलग कमीशन हो जाएगा। ठीक है, ये बात है, राइट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो नए जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है हमारे राजीव कुमार, 25वें नंबर के राजीव कुमार हो जाएंगे। आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक बात करता है इलेक्शन कमीशन की। एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए तब तक कार्य करते रहते हैं। ठीक है, राजीव कुमार। और देखिए 1989 के बाद में 1989 में के बाद में एक ऐसा मतलब हमने अडोप्शन किया सिस्टम को कि पहले, इससे पहले केवल एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद में दो हमने क्या बनाए, अदर इलेक्शन कमिश्नर भी बनाए। अब जैसे वर्तमान में हम बात करते हैं, हमारे पास चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, राजीव कुमार है, राजीव कुमार। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछे दो और मेंबर यानी कि इलेक्शन कमिश्नर दूसरे पूछे तो अरुण कुमार गोयल एंड दी एसी पांडे, अनूप चंद्र पांडे। ठीक है, अरुण कुमार गोयल और एसी पांडे, अनूप चंद्र पांडे, इनका भी नाम याद रखना है, कई बार हो सकता है पूछ ले कि मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा अन्य किसी एक इलेक्शन कमिश्नर का नाम बताइए। अरुण कुमार एंड एसी पांडे। प्रथम महिला अगर आपसे पूछे तो वीएस रमा देवी जी हो जाएंगी। और प्रथम इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन थे। 25 जनवरी 1950 को स्थापना की जाती है, इसीलिए 25 जनवरी को वोटर्स डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। फॉर्मेशन की अगर बात करें तो कौन करेगा भाई, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नॉमिनेट कौन करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सॉरी, नॉमिनेट करेगा भारत की सरकार। हम प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं, फिर गवर्नमेंट कैबिनेट मिनिस्ट्री कह सकते हैं, लेकिन शपथ कौन दिलवाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। स्थापना कौन करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि उसकी पावर्स हो जाएंगी। 25 जनवरी 1950। भारत के नए सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यशवंत कुमार सिन्हा 11वें नंबर के हो जाएंगे और वो हो जाएंगे 25वें नंबर के। ठीक है, सॉरी, यशवंत कुमार सिन्हा की अगर हम बात करते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो जाएंगे वर्तमान में हमारे। 2005 में आपको पता है आरटीआई एक्ट आया था जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 2005 को की गई थी अंडर द आरटीआई एक्ट 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। उसी के तहत चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की स्थापना की गई थी। फर्स्ट सीआईसी हमारे कौन हो जाएंगे, वजंत हबीबुल्लाह, वजहत हबीबुल्लाह, वजहत हबीबुल्लाह। ठीक है। प्रथम महिला अगर आपसे पूछे तो दीपक संधू। देखिए मुझे भी पहले नहीं पता था ये महिला है, हाँ लेकिन ये महिला है जो चौथे नंबर पर बनाई गई थी, दीपक संधू करके हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं रहना है भाई, महिला है, प्रथम महिला है। सेकंड फीमेल सीआईसी कौन हो जाएंगी, सुषमा सिंह।
5वें नंबर पे, और प्रथम दीपक सिंधु थी। चलो प्रथम याद रख लेना, दूसरे की याद भी नहीं रहते कोई दिक्कत नहीं है। और वर्तमान में याद रखना यशवंत कुमार सिन्हा। राइट। अब हम बात करते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमिश्नर की। जो वर्तमान में हमारे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिश्नर हैं, ये हो जाएंगे अरुण कुमार मिश्रा, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। एनएचआरसी की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी, जिसके वर्तमान में हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। एनएचआरसी प्रथम अगर आपसे पूछे तो जस्टिस रंगानाथ मिश्रा हो जाएंगे। प्रथम ह्यूमन राइट्स नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिश्नर अगर आपसे पूछे तो जस्टिस रंगानाथ मिश्रा, लेकिन वर्तमान में कौन हो जाएंगे, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है। एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो 1993 का एक्ट हो जाएगा। 28 सितंबर 1993 को ये वाला एक्ट लाया गया था, और इसी के एक्ट के तहत हमने फिर स्थापना कर दी थी 12 अक्टूबर 1993 को। ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स, राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरमैन अगर आपसे पूछे वर्तमान में 10वें नंबर की हो जाएंगी रेखा शर्मा। और 9th नंबर पर भी इन्हीं का नाम आता है, क्योंकि इनका जो कार्यकाल था वो बढ़ा दिया गया था। ठीक है। दूसरी बार भी इनको चुना गया था। 9th नंबर पर भी रेखा शर्मा थी, अभी 10वें नंबर पर भी रेखा शर्मा है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स, प्रथम महिला अगर आयुक्त पूछे तो जयंती देवी पटनायक हो जाएंगी। इसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 को की गई थी। ठीक है। 1992, यस राइट, याद रख लेना 1992। एनसीपीसीआर, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, पिंक कानून को के इसके अगर बात करते हैं बच्चों वाला जो चाइल्ड प्रोटेक्शन वाला कमीशन है, इसके वर्तमान में नए प्रेसिडेंट हो जाएंगे प्रियंक कानून गो। इसकी स्थापना मार्च 2007 के अंदर की गई थी अंडर दी सीपीसीआर एक्ट 2005। 2005 के अंदर एक्ट आ गया था, और इसी एक्ट के तहत मार्च 2007 के अंदर इसकी स्थापना हमने कर दी थी। ठीक है। अजीत डोभाल, वेरी गुड भाई। भारत के जेम्स बॉन्ड, यानी कि जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया, अजीत डोभाल की अगर हम बात करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं भाई। देखिए बहुत बेहतरीन पर्सनैलिटी है। आप देखना इनकी तरफ जब भी आप देखोगे नरेंद्र मोदी जी के साथ में चलेंगे, इनकी निगाहें देखना एक बार, इतनी तेज तर्रार, मतलब बिल्कुल एक्टिव पर्सन है। 7 साल पाकिस्तान में रहे, लेकिन किसी को भनक तक नहीं हुई। वहां पर 7 साल इन्होंने स्पाइंग की, एक जासूस के रूप में उन्होंने यहाँ पर काम किया। आईबी के आईबी जो हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इसके डायरेक्टर के रूप में भी काम कर चुके हैं, और आईबी के अंदर भी काम किया। ठीक है। आईपीएस अधिकारी थे, आपको बता दूं, एक आईपीएस अधिकारी थे, और 7 साल तक पाकिस्तान में रहे, आईबी के डायरेक्टर के रूप में काम किया। कीर्ति चक्र से भी इनको नवाजा जा चुका है। ठीक है, याद रख लेना, कीर्ति चक्र अवार्ड मिल चुका है, कीर्ति चक्र, पुलिस अवार्ड भी मिल चुका है इनको, और भी बहुत सारे अवार्ड इनको मिल चुके हैं। तो वर्तमान में अगर आपसे पूछे, 8 साल हो चुके हैं, 2014 से लेकर वर्तमान तक, अभी तक यही हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके। आईबीए, इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए चेयरमैन श्री सुशील मेहता। चलो ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, खेल सचिव सुजाता चतुर्वेदी, फाइनेंस कमीशन, हाँ ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फाइनेंस कमीशन, 15वां फाइनेंस कमीशन है कौन, एनके सिंह, और 14वें कौन थे, वाईवी रेड्डी। बस इतना याद रखना इनके बारे में। फाइनेंस कमीशन की अगर हम बात करते हो, आर्टिकल 280 हो जाएगा। स्थापना कौन करेगा, हमारे प्रेसिडेंट करेंगे। और पहला जो फाइनेंस कमीशन था उसकी स्थापना की गई थी 22 नवंबर 1951 को। तो प्रथम फाइनेंस कमिश्नर कौन थे, एन सी नियोगी, सॉरी के सी नियोगी। ठीक है, के सी नियोगी प्रथम थे। 13वें नंबर के तो विजय केलकर, और 14वें कौन हो जाएंगे, वाई वी रेड्डी, 15वें हो जाएंगे एन के सिंह। आर्टिकल 280। आईईजी, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, चेयरमैन एन के सिंह। अच्छा ये चलो ये हो जाएंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय, कोई दिक्कत नहीं है। एसोसिएशन, हाँ हमारे लिए कुछ जो इंपॉर्टेंट रहेगा ना वही करेंगे। इसरो, इसरो की अगर हम बात करते हैं, आईएसआरओ, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एस पी सोमनाथन भाई। इसरो की अगर हम बात करें, बड़ी बेहतरीन संस्था है भारत की। इसरो हमेशा भारत को प्राउड फील कराने वाली संस्था है। देखिए, जब इसरो की स्थापना की गई, आंखों में हमने सपने लिए, एक बैलगाड़ी के ऊपर जो हमारा रॉकेट था, प्रथम रॉकेट, वो लेके आया गया था बैलगाड़ी के ऊपर। लेकिन आज वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो जो डेवलप्ड कंट्री हैं, उनके भी हम लोग सैटेलाइट यहाँ पे
भेजने की मतलब मादा रखते हैं। ठीक है, इतना आज हमने डेवलप कर लिया है इसरो ने कि 36 सैटेलाइट एक साथ भेजे जा रहे हैं। 36 क्या, पीछे आपको पता होगा 104 सैटेलाइट एक साथ भेजने का रिकॉर्ड भी इसरो ने अपने नाम किया था। हालांकि बाद में वो 114 फिर 134 सॉरी 144 सैटेलाइट ये फाल्कन 9 ने भेजे थे, लेकिन उससे पहले इसरो के ही नाम था 104 रॉकेट भेजने का, सॉरी सैटेलाइट भेजने का, है ना। तो इसरो अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था है यार, इंडिया को हमेशा प्राउड फील फील करवाने वाली संस्था है। 11वें नंबर के रैंक पे अगर हम बात करेंगे तो एसपी श्रीधरा पानीकर सोमनाथ जी वर्तमान में इसरो के चेयरमैन है। ठीक है, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में हो जाएंगे। अगर डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो डिपार्टमेंट ऑफ द स्पेस के अंडर में काम करता है। प्रथम फाउंडर की अगर हम बात करें तो विक्रम साराभाई इसके फाउंडर हुआ करते थे। फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम डॉक्टर विक्रम साराभाई जी, है ना। फर्स्ट सैटेलाइट हमारा जो इसरो का था दैट इज द आर्यभट्ट, 1975 के अंदर हमने यूएसएसआर की सहायता से भेजा था इसको, फर्स्ट सैटेलाइट को उस टाइम पे। और प्रथम जो हमारा खुद का लॉन्चिंग व्हीकल था SLV-3, दैट इज द SLV-3। हालांकि इतना सफल नहीं हुआ था, बाद में तो फिर हमने कमाल ही कर दिया। अब तो वर्तमान में हमारे पास बाहुबली है। तो चलो यू गाइज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो प्लीज मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना बाहुबली जो हमारा रॉकेट है इसका जो ऑफिशियल नेम है वो क्या है। ठीक है, राइट। और इसी प्रकार डीआरडीओ, इसरो प्लस में डीआरडीओ इक्वल्स टू एपिक, कमाल है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास के नए महानिदेशक या फिर डायरेक्टर जनरल की अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टर समीर कामत। ठीक है, डॉक्टर समीर कामत जी हो जाएंगे। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को की गई थी। इनके हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डीआरडीओ काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में, और इसरो काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ या फिर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में। ठीक है, स्ट्रेंथ इज ओरिजिन ऑफ नॉलेज इज द मोटो ऑफ द डीआरडीओ, यानी कि शक्ति का स्रोत विज्ञान है। स्ट्रेंथ इज द ओरिजिन ऑफ नॉलेज। फादर की अगर हम बात करें डीआरडीओ की, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक प्रोग्राम उस टाइम पे शुरू किया था, दैट इज द प्रोग्राम IGMDP 1980, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1980 में इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। प्रोजेक्ट इंडिगो भी इन्हीं के द्वारा चलाया गया था, फर्स्ट जो हमारा प्रोजेक्ट था डीआरडीओ का 1960 के अंदर। ठीक है, अच्छा होगा क्या, चलो ये था। तो ये लेक्चर था भाई मेरी तरफ से, मैंने अपनी पूरी कोशिश की जितनी भी इंपॉर्टेंट नियुक्तियां थी, जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स थे और उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट एंड फिगर थे वो आपके सामने रख दूं। इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो भाई दीप कॉन्सेप्ट टेलीग्राम चैनल पे जाना, सर्च करना, वहां पर आपको मिल जाएगी इस क्लास की पीडीएफ। एंड अगर क्लास अच्छी लगी है ना तो प्लीज यार एक तो लाइक कर देना, और दूसरा क्या करना, चैनल पर अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना अगर आपको अच्छा लगे तो। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।